वेलकम टू के अकेडमी। के अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं क्लास 7th एनसीईआरटी 3 दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। मानचित्र 1 14वीं 15वीं 13वीं 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के चुने हुए शहर। फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, हौज खास, सौरी, जहाँपना, दहली ए कोहना, कुतुब मीनार, हौज ए सुल्तानी। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र के बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिनकी राजधानी दिल्ली रही हो? इनकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तालिका 1 पर नज़र डालिए। पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इनके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस महाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। जिस इलाके में हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर दहली ए कुन्हा, सीरी और जहाँपना को पहचानिए। यह है दहली ए कुन्हा, ये वाला, ये सीरी, और जहाँपना कौन सा है? और इधर है जहाँपना। दिल्ली के शासक। तालिका 1 राजपूत वंश। तोमर अनंगपाल जो थे 1130 से 1145 तक। अंतिम 12वीं शताब्दी 1165 लिखा है इधर। चौहान पृथ्वीराज चौहान जो थे 1165 से 1192 चौहानों का राजकाल, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने 1175 से 1192। प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290 है। इनमें पहले शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 1210 तक रहे। फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो 1210 से 1236 तक रहे। उसके बाद रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक। फिर गियासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक। दिल्ली सल्तनत का जो काल है उसकी शॉर्ट ट्रिक है गुल खिले तो सांस लो। यहाँ पे जो है ये गुलाम वंश है। गुल गै से गुलाम वंश, खिले खे से खिलजी, तो से तुगलक, सांस का मतलब है सैयद, लो का मतलब लोधी। ये ट्रिक है गुल खिले तो सांस लो, इसे याद करने की।
खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 तक, इसमें जलालुद्दीन खिलजी जो थे 1290 से 1296, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, तुगलक वंश 1320 से 1414, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324, मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, सैयद वंश 1414 से 1451, इसमें खिज़र खान का शासनकाल 1414 से 1421 तक रहा। लोधी वंश 1451 से 1526, बेलोल लोधी 1451 से 1489 तक। सुल्तानों के अधीन दिल्ली। इतिहास, तारीख एकवचन, तवारीख बहुवचन है। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फ़ारसी में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्यायसंगत शासन के महत्व पर बल देते थे। आपको क्या लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द है? न्याय चक्र 13वीं सदी के इतिहासकार फ़ख-ए-मुदब्बिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ही कभी कभार रहते हैं। नंबर 2, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेदभाव पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जब भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया। जन्मसिद्ध अधिकार, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। लिंग भेद, स्त्रियां तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। रजिया के बारे में मिनहाज सिराज के विचार।
मिन्हाज इस राज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए यह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रज़िया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुदम्मा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रज़िया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा, 980 से 1003। उनका नाम दीदी यानी कि बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपने प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रज़िया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार इतिहास के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन नज़दीक से एक नज़र। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों और प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सेवा में प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूँकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करने में उन पर निर्भर हो सकते थे। आश्रित, जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर हो, उसे आश्रित कहते हैं। बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी एक नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोग को गहरा धक्का भी लगता था। और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान
के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की भी आलोचना की। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारीजन सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल शराब बनाने और बेचने वाला, फ़िरोज़ हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाख नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बरनी ने इन नियुक्तियों को उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन की करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया। आपके ख्याल से बरनी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की? पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक़्तिदार या मुफ्ती कहे जाते थे। मुफ्ती का फ़र्ज़ था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों में राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में वे ही अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य का राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने को अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने ज़मीन की पैदाइशी की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदारी राजस्व के निर्धारण और वसूली के अधिकारी के रूप में सुल्तान की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि कर, जिसे खराज कहा जाता था, और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा मवेशियों पर तथा तीसरा घरों पर। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहरी था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेना अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया
अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, वह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं और इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में उनकी मवेशी और फसलें रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेना के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खासतौर से तैयार किए गए औजारों से बांस को काट डालती है। सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांस ओक्सियाना यानी कि आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके बाद शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को विशाल स्थायी सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भी भारी चुनौती थी। 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत तालिका 1 को फिर से देखें। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थीं और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूर 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधन के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुग़ल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540, 1555 से 56 इनका 2 बार शासन रहा है। 30 से 40 और 55 से 56 तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। उन्होंने सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुग़ल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमानों के रूप में शेरशाह सूरी प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। कल्पना करें आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते। आप क्या करेंगे? बीज शब्द एकता, तारीख, गैरिशन, मंगोल, लिंग, खराज।
Thank you for watching this video.